हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस रेडियोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी फर्म, किसी हॉस्पिटल या किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन्स आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा सेकंड पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, रेडियोलॉजी के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय द वाल्व क्लासिफाइड एज। रक्त का प्रतिवाह डैश रूप में वर्गीकृत किए गए वाल्व द्वारा रोका जाता है। तो जो भी हमारा ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको रोकने के लिए जो हम वाल्व यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है या किसको इस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय द वाल्व क्लासिफाइड एज द थम्बेसियन वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन फैट टू कॉज द हार्ट अटैक इज। दिल का दौरा होने की एक जो सामान्य वसा है वो क्या होती है। तो कॉमन फैट टू कॉज द हार्ट अटैक इज द कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक आने के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाल्व विच प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो टू द राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज क्लासिफाइड एज। वाल्व जो दाएं वेंट्रिकल से दाएं आलिंदा में रक्त प्रवाह या प्रतिवाह को रोकता है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो उसको जो हम वर्गीकृत करते हैं वो करते हैं ट्राइकप्सियड वाल्व के, इसको तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो द वाल्व विच प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो टू द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज क्लासिफाइड एज द ट्राइकैप्सियम वाल्व। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द डायफ्रामा। जो सांस लेने या खींचने के दौरान जो डायफ्रामा कैसा होता है। तो ये इंस्पायरेशन लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ है हमारा रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द डायफ्रामा, सांस लेने या सांस खींचने के दौरान जो डायफ्रामा होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्लैटन, सिकुड़ता है और सपाट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रेस्पिरेशन द रॉ प्रोडक्ट आर। जो श्वसन में जो प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या होता है। तो इन द रेस्पिरेशन द रॉ प्रोडक्ट आर द ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज। द ऑक्सीजन और द ग्लूकोज मेनली वर्क एज ए रॉ प्रोडक्ट इन द रेस्पिरेशन सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरी सिंगल सेल इन बॉडी रिक्वायर्स। शरीर के जो प्रत्येक कोशिका को डैश की आवश्यकता होती है। तो इन द एवरी सिंगल सेल इन द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर द ऑक्सीजन एंड द फूड। तो ऑक्सीजन और खाने की जो हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उसको आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ऑफ द बॉडी वाटर इज रिमूव थ्रो। शरीर का अधिकतर पानी डैश के जरिए निकलता है। तो द मोस्ट ऑफ द बॉडी वाटर इज रिमूव थ्रो द यूरिनेशन। एक तरीके से जो हम मूत्र त्याग करते हैं उसके द्वारा जो अधिकतर पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी वाटर इज रिमूव थ्रू द यूरिनेशन। शरीर का अधिकतर पानी
मूत्र त्याग करने के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पैनक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन द अनडाइजेस्टेड इज। यदि जो अग्नाशय को हटा दिया जाए तो जो यौगिक पदार्थ पचाता है वह नहीं एक तरीके से रिमेन्स डाइजेस्ट होता है। तो इफ द पैनक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्ट इज, तो ये होता है हमारा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज B12 मोस्टली एब्जॉर्ब। तो विटामिन B12 है वो ज़्यादातर कहाँ पर अवशोषित होते हैं। तो ये होते हैं हमारे एक तरीके से जो इलियम होती है, जो हमारी जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, जो हमारी बड़ी आंत है वहाँ पे होते हैं। तो इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच लीड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसको हम बोलते एक तरीके से इलियम या फिर लघ्वांत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द फैट हैव ए जर्नल नेम। वसा को पचाने वाले एंजाइमों का एक सामान्य नाम क्या होता है। तो द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द फैट हैव ए जर्नल नेम लिप्से या लिपेस एक तरीके से कहा जाता है। तो वसा को पचाने वाले एंजाइमों का एक सामान्य नाम लिपेस होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम फॉर्म इन माउथ इज नोन एज। मुंह में बनने वाला जो एंजाइम है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो द एंजाइम फॉर्म्ड इन द माउथ इज नोन एज द टॉयलिस। एक तरीके से उसको हम बोलते हैं टॉयलिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इज ड्यू टू। भोजन की जो यांत्रिक टूट है वो किससे होती है। तो द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इज ड्यू टू द च्यूइंग। जो हमारी होती है भोजन की जो यांत्रिक टूट होती है वो चबाने से होती है। तो ऐसा कहते हैं ना कि भोजन को अगर चबा चबा कर अच्छे से खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट है वो जल्दी होता है। तो द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इज ड्यू टू द च्यूइंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। जो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम कितने भागों में एक तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक तरीके से जो पैरासिम्पैथिक होता है या फिर सिम्पैथिक, एक तरीके से जो दोनों ही वो ऑटोमेटिक सही है। तो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथिक। सिम्पैथिक होता है एक तरीके से सहानुभूति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किससे निर्मित होता है। तो वो हमारा निर्मित होता है एक तरीके से मोटर न्यूरॉन से। तो द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। कायिक तंत्रिका तंत्र मोटर न्यूरॉन से निर्मित होता है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोलिक सेल्स आर। जो स्टोलिक कोशिकाएं होती है तो द स्टोलिक सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स। जो हमारी जो सहायक कोशिकाएं होती है, तो जो हमारी स्टोलिक कोशिकाएं होती है सेल्स होती है वो एक सहायक सेल्स होती है, सहायक कोशिकाएं होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्टोस्टेरोन इज सेग्रीगेटेड बाय। जो टेस्टोस्टेरोन डैश से स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज सेग्रीगेटेड बाय द, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लैंडिंग की जो कोशिकाएं होती है उससे। तो लैंडिंग ऑफ द सेल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोमेरुलस इज ए पार्ट ऑफ। जो एक तरीके से जो ग्लोमेरुलस है वो किसका एक हिस्सा होता है। तो ये हिस्सा होता है हमारा नेफ्रॉन का। तो ग्लोमेरुलस इज ए पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज, इकाई क्षेत्र के माध्यम से गुजरने वाली ऊर्जा होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। तो एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। इकाई क्षेत्र के माध्यम से गुजरने वाली ऊर्जा एक्सरे की तीव्रता को बताती है, कितनी मतलब जो एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। तो द एनर्जी पासिस थ्रू द यूनिट एरिया इज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रैपिडली डीएसिलरेट देन द एक्सरे, जो रे प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है। यदि तेज़ी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मंद हो जाते हैं तो वो उत्पादित होने वाली जो किरणें होती है वो कौन सी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है और तेज़ी से ही डीएसिलरेट हो रहा है, तो जो रे प्रोड्यूस होती है उसके अंदर जो रेज हमें मिलती है वो मिलती है हमारी एक्स रेज। इफ़ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रैपिडली डीएसिलरेट देन द रेज प्रोड्यूस आर द एक्स रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कैटर्ड एक्सरे बीम अप्रोच द डिटेक्टर स्क्रीन, जो फैली हुई एक्सरे के बीच डैश जो डिटेक्टर स्क्रीन तक पहुंचता है। तो द स्कैटर्ड एक्सरे बीम अप्रोच द डिटेक्टर स्क्रीन एट एन एंगल। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रास्ट मीडिया कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विद, कंट्रास्ट माध्यम में डैश वाले तत्व होते हैं। तो इन द कंट्रास्ट मीडिया कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विद द हायर एटॉमिक नंबर। तो कंट्रास्ट माध्यम में उच्च परमाणु संख्या वाले तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में डैश से इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाना चाहिए। तो इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में जो सरफेस से या सतह से इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एज इट पास थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड, पदार्थ से गुजरने के दौरान एक्सरे बीम की तीव्रता में धीरे धीरे कमी है वो क्या कहलाती है। तो ग्रेजुअली मतलब एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है, जिस इंटेंसिटी से वो शुरुआत में चली है और धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है वो घट रही है जब भी हम किसी मटेरियल से उसको पास कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा अटेन्युएशन। तो द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एज इट पास थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड द अटेन्युएशन। तो पदार्थ से गुजरने के दौरान एक्सरे बीम की तीव्रता में धीरे धीरे कमी क्या कहलाता है, क्षीणन कहलाती है। तो यह अटेन्युएशन कहलाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गिवन क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एक्सरे, एक्सरे की जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है, या जो एक्सरे की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो एक्सरेज की जो खोज की गई थी वो की गई थी हमारी विलियम रोटसन के द्वारा। तो विलियम रोटसन इज गिवन क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग ऑफ द एक्सरे। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूज इन एक्सरे फिल्म कंसिस्ट ऑफ, एक्सरे फिल्म में उपयोग किए जाने वाली प्रकाश संवेदनशील सामग्री डैश से युक्त होती है। तो ये होती है हमारी सिल्वर ब्रोमाइड से। तो द फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूज इन द एक्सरे फिल्म कंसिस्ट ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड। एक्सरे फिल्म के उपयोग या एक्सरे फिल्म में उपयोग किए जाने वाली प्रकाश संवेदनशील सामग्री सिल्वर ब्रोमाइड से युक्त होती है। राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग द स्क्रीन आर यूजुअली माउंटेड इन पेयर इन रिजिड होल्डर्स कॉल्ड, प्रतिदीप्तित तीव्रतावर्धन आवरण जो कि आमतौर पर कठोर होल्डर में जोड़ों में लगाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कैसेट। तो द फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग द स्क्रीन आर यूजुअली माउंटेड इन पेयर इन द रिजिड होल्डर्स आर कॉल्ड द कैसेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द MRI टू फॉर्म द इमेज। छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा MRI में प्रयुक्त किया जाता है। तो MRI का जो मतलब होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक वेव यूज करते हैं जब भी हम MRI करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें इमेज दिखाई देती है, इमेज फॉर्म होती है। तो मेनली द मैग्नेटिक वेव इज़ यूज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टू फॉर्म द इमेज। तो छवि बनाने के लिए हमें जो मैग्नेटिक वेव होती है, चुंबकीय तरंगे होती है, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में प्रयुक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोन लुक वाइट इन द एक्सरे फोटोग्राफ बिकॉज। एक्सरे फोटोग्राफ में हड्डियाँ है वो सफ़ेद नज़र आती है क्योंकि जब आपने देखा होगा कभी अपना एक्सरे कराया हो तो जो हड्डियों का रंग वैसे सफ़ेद ही होता है, तो वो सफ़ेद से ही दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द एक्सरे। तो द बोन्स लुक वाइट इन द एक्सरे फोटोग्राफिक बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द एक्सरे। तो एक्सरे फोटोग्राफिक में हड्डियाँ सफ़ेद नज़र आती हैं क्योंकि वे एक्सरे की अच्छी अवशोषण होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन ऑफ द डिटेक्टिंग द आयनाइजिंग रेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक विकिरणों का पता लगाने का माध्यम नहीं है। तो ये जो पता लगाने का जो माध्यम नहीं है, ये जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल दैट कैन नॉट बी यूज एज ए डिटेक्टर। तो जैसे एलाइफ क्रिस्टल है या कैलोरीमीट्री है या आयनाइजेशन चैम्बर है, तो ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज एज ए डिटेक्टर। तो इन सभी का प्रयोग कर कर हम जो आयनाइजेशन रेडिएशन है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन ऑफ डिटेक्टिंग द आयनाइज रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। तो यहाँ LiF जो क्रिस्टल होता है इसका मतलब होता है लिथियम फ्लोराइड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LS स्पाइन एक्सरे प्रोड्यूस मोर रेडिएशन देन। LS स्पाइन एक्सरे डैश की तुलना में अधिक विकिरण उत्पन्न या पैदा करता है। तो यहाँ LS का मतलब होता है लैम्बोस्क्रैल स्पाइन। तो लैम्बोस्क्रैल स्पाइन एक्सरे प्रोड्यूस मोर रेडिएशन देन द चेस्ट एक्सरे। राइट आंसर इज ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर द यूज इन वेसल्स और द पेल्स यूज टू मेक द प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोसेसिंग घोल को मिलाने के लिए प्रयुक्त किए गए बर्तन या पात्र के लिए उपयुक्त है। तो ये होना चाहिए हमारा स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात। तो स्टेनलेस स्टील इज मेनली यूज एज ए मटेरियल विच इज सुटेबल and also used for the vessels for the pails to mix the processing solution। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो आइसोटोप। जो विकिरण समस्थानिक की जो विकिरण तीव्रता है वो कितनी होती है। तो द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो आइसोटोप इज डिक्रीज विद द टाइम। में समय के साथ क्या है घटती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ फिल्म इज यूज विद द एम्बर फिल्टर। एम्बर फिल्टर के साथ किस प्रकार की फिल्म प्रयोग की जाती है। तो जो फिल्म प्रयोग की जाती है वो होती है हमारी ब्लू सेंसिटिव फिल्म या नीली संवेदनशील फिल्म। तो एम्बर फिल्टर के साथ नीली संवेदनशील फिल्म का प्रयोग किया जाता है। तो द ब्लू सेंसिटिव फिल्म इज यूज विद द एम्बर फिल्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोबाल्ट 60 इज यूज इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एमिट। जो गैर विनाशकारी परीक्षण में प्रयोग हुआ जो कोबाल्ट 60 है डैश क्या उत्सर्जन करता है। तो द कोबाल्ट 60 इज यूज इन द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दैट विल एमिट्स द गामा रेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द नर्वस डज द कैरेनियम हैव। जो कपाल में नसों के कितने जोड़े पाए जाते हैं या होते हैं। तो कपाल में नसों के
24 जोड़े होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेरू रज्जु के खंडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टर्म प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं कैरोस्का या फिर वर्टेब्री। तो वर्टेब्री इज द टर्म दैट इज यूज फॉर द सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन मेडिकल इक्विपमेंट आर इमर्स फॉर द स्टेरिलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस घोल में चिकित्सक और औजार रोगाणुनाशक के लिए डुबाकर रखते हैं। तो ये होता है हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको मान लो कभी बुखार हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपको थर्मामीटर देता है और जीभ के नीचे रखने के लिए बोलता है। अगर उसी थर्मामीटर को दूसरा पेशेंट यूज़ कर लेता है तो उससे क्या है कि जो पहले वाले की जो बीमारियां हैं वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है कि जो पहले पेशेंट ने जो थर्मामीटर यूज़ किया है उसके बाद उस जो थर्मामीटर है उसको स्टेरलाइज करता है। वो स्टेरलाइज यूज करने के बाद सेकंड पेशेंट को वो देता है। तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, तो वो सॉल्यूशन हमारा होता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मेनली यूज फॉर क्लीनिंग एज ए मेडिकल इक्विपमेंट फॉर द इमर्स फॉर द स्टेरलाइजेशन। मतलब उसको कीटाणुनाशक बनाने के लिए, जो रोगाणुनाशक बनाने के लिए, उसके ऊपर से सारे रोगों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वेसल कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्न में से कौन सी वाहिका हृदय से मानव शरीर के अन्य हिस्सों तक रक्त ले जाती है। तो ये हमारी होती है आर्टरीज या फिर धमिया। तो धमिया वाहिनी हृदय से मानव शरीर के अन्य हिस्सों तक रक्त को ले जाती है। तो आर्टरीज वेसल द कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ नर्व सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय द ओल्फैक्टरी नर्वस। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नस संकेतक घ्राण तंत्रिका द्वारा प्रसारित किया जाता है। तो ये हमारा होता है स्मेल। तो इस राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द मोलिकुलर प्रोसेस फॉर द क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म मानव शरीर के अंदर सृजन की आणविक प्रक्रिया व रासायनिक पदार्थों के विनाशों का उल्लेख करती है। तो ये हमारी होती है मेटाबॉलिज्म या उपापचय। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग रेडिएशन हैज़ द स्ट्रॉन्ग हीट रेज। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण प्रबल उष्मा किरणों से युक्त होती है। तो ये हमारी होती है रेड टर्मिनल, या जो रेड टर्मिनल लाइट होती है, जो लाल त्वरित प्रकाश होता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द 24 आवर वॉल्यूम ऑफ यूरिन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण 24 घंटे में मूत्र की मात्रा को मापने के काम में आता है। कि मान लें हमने 24 घंटे में कितना जो मूत्र है वो विसर्जित किया है एक तरीके से, तो उसको जो मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो वो हमारा होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर या फिर अंशांकित सिलेंडर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू प्रिपेयर ए 100 ml सैंपल ऑफ 24% सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण 24% घोल युक्त एक 100 मिलीमीटर के सैंपल को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यह बड़ा फ्लास्क का यूज़ कर हम इस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सक्शन डिवाइस यूज टू ड्रा अप द कोरोजिव लिक्विड। निम्नलिखित में से कौन सा चूषण उपकरण संरक्षण तरल पदार्थों को ऊपर खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा होता है सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व इज द मेनली यूज एज ए सक्शन डिवाइस एंड यूज टू ड्रा
of the corrosive liquid। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द विच टर्म या विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू ए पिपेट दैट हैज़ मिडल पोर्शन द ब्लज्ड आउट। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म एक पिपेट जिसका मध्य भाग बाहर निकला हुआ है का उल्लेख करने के काम में आती है। तो ये होती है हमारी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एनी क्रूशियल मेजरमेंट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक निर्धारित माप के लिए नहीं किया जाता है। तो एक निर्धारित माप के लिए जो हम यूज नहीं करते हैं वो होता है हमारा बीकर, जैसे ब्यूरेट है या पिपेट है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये जनरली यूज किया जाता है फॉर द क्रूशियल मेजरमेंट के लिए। एक निर्धारित मापन के लिए हम एक तरीके से ब्यूरेट, पिपेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या बड़ा फ्लास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन बीकर का उपयोग नहीं करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ए ड्यूरेबल मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हीट रेजिस्टेंस ग्लासवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी एक टिकाऊ सामग्री है जो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच के बर्तन के निर्माण में प्रयोग की जाती है। तो ये हमारी होती है बोरोसिलिकेट। तो बोरोसिलिकेट इज ए ड्यूरेबल मटेरियल दैट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग या एज ए यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हीट रेजिस्टेंस ग्लासवेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बोरोसिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कॉपर सल्फेट इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन देन व्हाट इज द टर्म यूज टू रेफर द कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को घोल बनाने के लिए पानी में मिलाया जाता है तब कॉपर सल्फेट को सूचित करने के लिए कौन सी टर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होती है सोल्यूट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। और सोल्यूट मतलब एक तरीके से होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, सोल्यूट क्या होता है कि सोलवेंट क्या होता है। तो हमारा सोलवेंट मान लो एक पानी है और पानी के अंदर हम नमक डाल रहे हैं, पानी के अंदर हम चीनी डाल रहे हैं। तो जो नमक और चीनी है, शुगर और जो साल्ट है, तो वो तो हमारा कहलाएगा सोल्यूट। और जो पानी है जिसके अंदर हम मिला रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलकर आपस में बनाते हैं सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सोल्यूट। तो व्हेन द कॉपर सल्फेट इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन देन द कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज ए सोल्यूट। तो कॉपर सल्फेट क्या कहलाएगा, हमारा सोल्यूट कहलाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द हाई क्वांटिटी सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म एक घोल में उच्च मात्रा पदार्थ का उल्लेख करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो एक तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे पानी है, पानी के अंदर जब भी हम नमक को डालते हैं या चीनी को डालते हैं तो पानी का लेवल उतना ही रहता है। तो उसके क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल, उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि वो जो साल्ट है या शुगर जो हमने ऐड किए हैं उसको भी अपने जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो होता है हमारा सोलवेंट, और जो छोटी मात्रा या कम क्वांटिटी में होता है वो होता है हमारा सोल्यूट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सोलवेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। तो सोलवेंट इज ए टर्म दैट इज यूज टू रेफर द हाई क्वांटिटी सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन। तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हाई क्वांटिटी सब्सटेंस है तो वो होगा हमारा सोलवेंट, और स्मॉल क्वांटिटी सब्सटेंस है तो वो होगा हमारा सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विनाश को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी स्टेरिलाइजेशन या फिर रोगाणुनाशक। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को या एक तरीके से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विनाश को सूचित करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो होती है हमारी स्टेरिलाइजेशन। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो थर्मामीटर को वो रोगाणु रहित बनाता है, एक तरीके से रोगाणुनाशक बनाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।